सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। आज है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी बधाई और केदारनाथ से की उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का बयान आया सामने। यूसीसी को लेकर बताया कांग्रेस में विरोध। कहा कांग्रेस का काम केवल राजनीति करना। मेरू सुमेरु पर्वत के पास फंसा तीर्थयात्री। केदारनाथ में मेरू सुमेरु पर्वत पर फंसा तीर्थयात्री के लिए एसडीआरएफ जवानों ने किया रेस्क्यू। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर हुई शुरू। मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू की गई यात्रा। भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार को रोकी गई थी यात्रा। चारधाम यात्रा पर फिर पड़ी मौसम की मार। केदारनाथ रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन की सेकेंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बाद स्मार्ट विलेज ऊनी गांव का विदेशी मेहमान करेंगे भ्रमण। ऊनी गांव को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया गया है। विकास मॉडल के रूप में विदेशी मेहमानों को दिखाया जाएगा। तो वहीं ऊनी गांव आपको बता दें कि ऋषिकेश में 25 से 27 मई तक 3 दिवसीय G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। G20 समिट सत्यापन के उपरांत विदेशी मेहमानों को स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया गया है। ऊनी गांव का भ्रमण कराया जाएगा और ऊनी गांव जो कि टिहरी जिले के नरेंद्र गांव तहसील में है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने आधुनिक तरीके से विकसित किया है। ऊनी गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत घर सहित पूरे गांव को एक विकास मॉडल के रूप में तैयार किया जाना है और इससे विदेशी मेहमान ऊनी गांव में भ्रमण के दौरान उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्म, उत्तराखंडी भोजन के साथ ही विकास मॉडल की झलक दिखाई जाएगी, ताकि विदेशी मेहमान उत्तराखंड की सुंदर छवि अपने दिलों में लेकर अपने देश को वापस लौटे। 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में चल रहा है, जहां पर विदेशी प्रतिनिधि है वो यहां पर प्रतिभाग कर रहे हैं और इस शिखर सम्मेलन के बाद ओणी गांव में वो यहां आकर भ्रमण करेंगे। हम ओणी गांव में मौजूद है। यहां पर ओणी गांव को पूरी तरह से एक स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया गया और स्मार्ट विलेज को यहां प्रस्तुत किया जाएगा। उन जो विदेशी मेहमान यहां आएंगे वो ये स्मार्ट विलेज को भी देखेंगे और यहां पर आकर के वो म्यूजियम देखेंगे। यहां पर आकर के जो फॉरेस्ट का जो आधुनिक जो बैम्बो से बने हुए उत्पाद हैं वो देखेंगे और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए पंचायत भवन बनाया गया। पंचायत भवन को भी यहाँ पर पूरी तरह से आधुनिक किया गया है और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी आधुनिक है। जहाँ पहले बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए नीचे बैठते थे, दरी पर बैठते थे, वहीं अब आधुनिक कुर्सियाँ और मेज लगाई गई हैं, झूले लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के जो कार्यालय है वहाँ पर भी एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसके जरिए जो फॉरेस्ट में जो बैम्बो है उनके द्वारा निर्मित जो सामान है वो यहाँ पर उनको दिखाए जाएंगे और उसके साथ ही साथ पूरे गांव को यहाँ पर पूरी तरह से विकसित किया गया है। कहा जाए तो ये ओवरऑल ओणी गांव एक स्मार्ट विलेज के रूप में उन तमाम विदेशी मेहमानों को दिखाया जाएगा जो शिखर सम्मेलन G20 में हिस्सा ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ से भ्रमण करने के बाद अपने अपने देश में जाएंगे तो एक सुंदर छवि उत्तराखंड की लेकर जाएंगे। ओणी गाँव से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आम खबर आपको बता दें, बैठक में सीएम धामी भी शामिल हुए हैं और दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बैठक में सीएम धामी भी शामिल होंगे। और बैठक में पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है और इस बैठक में खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और नीति आयोग की बैठक भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हो रही है।
जिसमें प्रदेशों का क्या योगदान होने वाला है, क्या जिम्मेदारी प्रदेशों की रहेगी, इस सब को लेकर भी अहम जानकारी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को दी जाएगी। किस तरह से प्रदेश विकसित होंगे जिससे भारत विकसित हो सके, इसी तर्ज पर और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज की नीति आयोग की बैठक में चर्चा हो रही है और जिसमें पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बैठक में सीएम धामी शामिल हुए हैं। आम खबर आपको हम बता दें और देहरादून से खबर, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। देहरादून से ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचे हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है और इस बैठक में भारत को विकसित भारत बनाने को लेकर बातचीत हो रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज बैठक हो रही है और ये तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। नीति आयोग की बैठक से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमी याज्ञनिक ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। एमी वैज्ञानिक ने कहा कि सरकार 9 साल पूरे होने का जश्न मनाए, लेकिन कांग्रेस के सवालों का भी जवाब दे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनने में मोदी सरकार विश्व गुरु बन गई है। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? और ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया? ऐसा क्यों है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है? ये सारे सवाल उठाए हैं। आपके पास जो माहिती है वो सही बात है कि 157 शाला में से एक भी बच्चा SSC में, हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनको, वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जो सद्भावना सामाजिक देश में जो है बनाई जो व्यवस्था थी उसका जो भंग हुआ है और उसका नजरअंदाज हुआ है और जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है और किसानों के साथ उनका जो वादा किया था MSP का और उनके साथ जो बैठ के समझौता करने के बाद जो उसका कमेटी का गठन होने के बाद जो आगे बात ले जानी थी वो नहीं हुआ है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, जो बॉर्डर पे चीन का जो हमारे वहाँ बॉर्डर पे जो आक्रमण हुआ है, जमीन पे वो आ गए हैं, उसके लिए सवाल पूछा है। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ और लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, इतना डेटा होने के बाद, और जो हर जगह महंगाई बढ़ गई है, तो ये अर्थव्यवस्था की बातें की है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र के बनाए गए जो इंस्टीट्यूशंस है वो कमजोर किए गए हैं। और हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जैसे हमारे दलित, वंचित, महिला, उनको जो उत्पीड़न हो रहा है उसका नजरअंदाज करके प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके सारे सवाल सामने आते हैं। और लक्सर के पथरी में काठा पीर के मेले के आयोजन में इस बार प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच CSAF को तैनात किया गया है, जहां मेले परिसर में कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन के साथ PSC की एक बटालियन के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सहायता करेगी। बता दें कि आगामी 2 जून से होने वाले काठा पीर मेले में दूर दराज से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की तैयारी काठा पीर परिसर में चल रही है। ये मेला 1 हफ्ते तक चलता है और इसमें दूसरे प्रदेशों के लोग भी नुमाइश देखने के लिए पहुंचते हैं। जैसे कि पिछली बार भी मेले का टेंडर हमें ही मिला था और उसमें हमने कुछ व्यवस्था कम देखी थी, तो इस बार हमें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था बनाने की और करने की ज़रूरत है। और मैं प्रशासन को और शासन को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मेला
और ये जो काठे वाले बाबा सामुम्बन सरकार, यहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोग इस मेले में आते हैं और इस मेले की जितनी अच्छी पिछली बार व्यवस्था थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। हमारी जो टीम है वो सबसे पहले तो हमारी टीम मेडिकल फैसिलिटी विजिटर्स को देगी, यानी यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आएंगे, अचानक से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम उसको हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारी टीम यहाँ पे उसको ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड देगी। और उसके अलावा हमारी टीम के जितने कमांडर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, 7 से 8 लोग हमारे यहाँ पे होंगे, करीब 5 बाइकें चल रही है और इन 5 बाइकों के 7 से 8 लोग कमांडर्स यहाँ पे हमारे ड्यूटी करेंगे। वो पूरी मेले की व्यवस्था को देखेंगे, कोई किसी तरह का हुड़दंगबाजी ना हो। रामनगर में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं का निर्माण एवं अतिक्रमण तोड़ने को लेकर विभिन्न विभागों के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में डर और भय का माहौल बनाकर जनता का उत्पीड़न कर रही है। सिंचाई विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग अपनी जमीनों से अतिक्रमण हटाना चाहता है तो पहले वो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे और न्यायालय के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। 50,000 तक का अधिकतम है या 6 महीने चीजें अभी कही हैं मैंने, कुछ लोग बाद में आए हैं। जिसमें पहली बात मैंने कही थी कि सिंचाई विभाग के जिलेदारों के दस्तखत से जो धारा 70 के नोटिस दिए हैं के विभागों द्वारा जिस तरह से डर और भय का माहौल पूरे प्रदेश में फैलाया जा रहा है और जो कार्रवाई की जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं वो विधि सम्मत नहीं है। सिंचाई विभाग जो धारा 70 के तहत नॉर्दर्न इंडिया कैनाल ड्रेनेज एक्ट 1873 के तहत नोटिस दे रहा है धारा 70 में, वो धारा 70 अवैध निर्माणों के बारे में, खासतौर पर आवासों के बारे में कुछ नहीं कहती है। उसमें है कि अगर नहर का पानी कोई रोक रहा है, उसको बहने की नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर नहर में कोई गंदगी डाल रहा है, कूड़ा डाल रहा है, जानवर डाल रहा है, गाड़ी धो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए एक या हटाने के लिए या नियमित करने के लिए एक कमेटी है जो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में होगी। और श्रीनगर में अलकनंदा नदी में कूद मरने वाली जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट के उपचार के दौरान मौत हो गई। बेस अस्पताल में 3 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में बीते गुरुवार को एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन इस दौरान एक युवक द्वारा नदी में कूदकर महिला को अलकनंदा के तेज बहाव से बचा लिया गया, जिसके बाद पुलिस व स्थानीय लोगों की सहायता से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेस अस्पताल श्रीकोट भेजा गया, लेकिन महिला ने उपचार के दौरान देर शाम दम तोड़ दिया। मृतक के पति ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. गौतम और निदेशक डॉक्टर याई सिंह के विवादास्पद इतिहास का भी संज्ञान लेते हुए पुलिस से दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निवेदन किया है। करीब 1 बजे के आसपास एक महिला द्वारा अलकनंदा नदी में छलांग लगाई गई थी, जिसकी पहचान मनीषा भट्ट के रूप में हुई है, जो घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो परिजन आ गए हैं उनके, पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जाँच की जाएगी। एक रेफर्ड केस कल हम लगभग 2 बजे के आसपास जो कंबाइंड हॉस्पिटल से मेरे पास आए थे, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में, उसका पल्स रेट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और पूरा फेफड़ा वगैरह में उसके पानी थे। जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 5 बजे के आसपास वो एक्सपायर कर गई। स्टैंड बाय क्वालिटी पीओडी आउट। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर रुद्रप्रयाग द्वारा एसडीआरएफ को सूचना मिली कि केदारनाथ से भैरव मंदिर की तरफ 3 से 4 किलोमीटर के आगे मेरू सुमेरु पर्वत के पास एक तीर्थ यात्री मौसम खराब होने व भारी बर्फबारी के चलते फंस गया, जिसमें रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ पहुंचा और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई। एसडीआरएफ जवानों के द्वारा अत्याधुनिक विकट परिस्थितियों में दुर्गम मार्ग व भारी बर्फबारी के बीच अदम्य साहस का परिचय देते हुए लगभग
4 किलोमीटर पैदल बर्फ पर चलकर श्रद्धालु तक पहुंची। तो वहीं वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्ण सुरक्षा के साथ उक्त श्रद्धालु को सुरक्षित केदारनाथ लाया गया। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल ही उपचार हेतु विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ जवानों के द्वारा मौके की संवेदनशीलता को देखकर दक्षता से कार्य किया गया। श्रद्धालु द्वारा इतनी सहायता करने के लिए एसडीआरएफ का आभार भी व्यक्त किया गया है। स्टैंड बाय, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक। और एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। नगर निगम और प्रशासन टीम ने संयुक्त रूप से सिंघी चौराहे के पास मंगलवार क्षेत्र और लाइन नंबर 1 में अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कई अवैध फड़ भी देखे जिनका सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि एक परिवार से केवल एक ही फल विक्रेता को लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई ठेकेदार बीच में लिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कई ऐसे दुकानदार भी दिखे जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर सामान रखने के लिए पक्का निर्माण भी कराया, उन्होंने जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया। इसके अलावा नगर निगम द्वारा हिदायत दे दी गई है कि अपने क्षेत्र में ही व्यापार करें, अन्यथा आगे भी ऐसी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये तो पता ही है, यहाँ ठेके पर ठेके चल रहे हैं, मुझे तो पता ही है। आपका दुकान होगा। आपने देखा ये उनका विरोध है जिनके आगे के कब्जे को हटाया, जब्त किया और तोड़ा जा रहा है। बाकी व्यापारी हमारे समर्थन में है, व्यापार मंडल हमारे समर्थन में। अवैध निर्माण को इस शहर में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। ये निश्चित तौर पर अगर कोई जद में आता है तो उसको तकलीफ होती है, वो विरोध करता है। व्यवस्था बनाई जा रही है, जनहित के लिए बनाई जा रही है, व्यापारियों के लिए बनाई जा रही है। तो पीछे की दुकान, उसके आगे एक दुकान, उसके आगे मेरे एक बाइक खड़ी हो जाती है, तो पब्लिक कहाँ जाएगी सामान खरीदने। ये जनहित से जुड़ा मामला है, व्यापारियों के हित से जुड़ा मामला है, इसमें सभी का सहयोग भी मिल रहा है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी पर घमासान चढ़ गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार यूसीसी को जल्द से जल्द लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर आयोजित विशेषज्ञ समिति का बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया है और आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समिति के द्वारा साल भर में तैयार किए गए ब्यौरे की जानकारी मांगी, लेकिन समिति के द्वारा मसौदा न देने पर आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाए रखी। जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कमेटी ने सिर्फ एक लाइन की जानकारी देकर बैठक के लिए बुलाया है, जिस कारण इस पर समुचित चर्चा संभव नहीं है। कांग्रेस ने भी समिति से अब तक तैयार किए गए मसौदे को देने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा और यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था, जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो 30 जून से पहले यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का ये पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा।
एक तरफ जहां राज्य सरकार जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने के लिए तैयारी में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से यूसीसी को लेकर के आयोजित विशेषज्ञ समिति की बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इसका बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कमेटी ने सिर्फ एक लाइन की जानकारी देकर के बैठक के लिए बुलाया है, जिस कारण इस पर समुचित चर्चा संभव नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि समिति द्वारा अब तक तैयार किए गए ड्राफ्ट को समिति से मांगा गया, लेकिन समिति द्वारा इस ड्राफ्ट को नहीं दिया गया, जिससे कांग्रेस ने यूसीसी की बैठक से दूरी बनाई रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समिति के द्वारा साल भर में तैयार किए गए ब्यौरों की जानकारी उन्होंने मांगी, लेकिन समिति द्वारा मसौदा न देने पर आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाई रखी है। वहीं नुमाइंदा ग्रुप ने भी यूसीसी के बहिष्कार की मांग की है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की समिति है, उनकी तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के लिए हमें आमंत्रण जरूर प्राप्त हुआ था, परंतु उसके बाद हमने 2 बार उनके साथ पत्राचार किया कि किसी भी समिति में सुझाव देने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, उसका लबोलुआब होना ज़रूरी है। और हमने कई बार उनसे जानकारियां मांगी कि आपका ड्राफ्ट हमें दे दीजिए, या जो क्लॉजेज आपने उसमें सम्मिलित किए हैं, कौन से पहलू आपने रखे हैं, कौन से अनदेखी करी है किन पहलुओं की, वो सब हम देखना चाह रहे थे, अध्ययन करना चाह रहे थे, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए। को जो निमंत्रण मिला, वो निमंत्रण एक तो विलम्ब से मिला, विधिवत तरीके से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर मेरे फ़ोन करने पर मुझे भेजा गया। और निमंत्रण 22 तारीख को मिला। मैंने 22 तारीख को ही वापस चिट्ठी लिख करके यूसीसी के जो सेक्रेटरी हैं, जिनकी तरफ से पत्र था, अजय मिश्रा, उनको कहा कि जो विशेषज्ञ समिति ने 1 साल में काम किया, उसका जो मसौदा तैयार हुआ है, उस मसौदे को हमको भेजिए, हम उसको पढ़ करके समझ करके आएंगे। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संविधान में बदलाव का विषय है। मैं किसी कानून के खिलाफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, अगर कोई कानून को आपको इस देश के अंदर इंट्रोड्यूस करना है या इस प्रदेश के अंदर करना है, उसका कोई तरीका होता है, नहीं होता। आपने अभी तक भी वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने नहीं रखा, आपने अभी तक भी वो मसौदा लोगों के सामने नहीं रखा। आपका ड्राफ्ट है क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं, यूसीसी का ड्राफ्ट है क्या देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर? आप हमें बताइए। तो रंजना देसाई की अगर आप बात करते हैं, मैं आप पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, वो एक्सपर्ट हैं? अगर है तो आप जनता को बताइए। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां सरकार राज्य में जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने समिति से पहले ड्राफ्ट पेश करने की मांग की है। साथ ही कई दलों ने इसका बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों की राय के बिना क्या सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। 3, 2, 1 उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।